एवरीवन, आज हम इनकम टैक्स में हास एवं अन्य प्रावधान डेप्रिसिएशन एंड अदर प्रोविजंस चैप्टर में स्वीकृत हास की राशि ज्ञात करने के चरण यानी स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग अलाउएबल डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन की गणना हम किस तरीके से करेंगे। इससे पहले हमने किया था कि जो भी संपत्तियां डेप्रिशिएबल असेट्स हैं उन पर डेप्रिसिएशन की गणना के लिए हमें ब्लॉक ऑफ असेट्स पर यानी संपत्तियों के समूह दिए गए हैं, समूह के आधार पर उन पर डेप्रिसिएशन की गणना करनी है। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स अपने को लेने हैं उसमें देखते हैं। तो जब डेप्रिसिएशन की गणना करेंगे तो पहला स्टेप होगा कि प्रत्येक समूह में संपत्तियों का अपलिखित मूल्य ज्ञात करना। फाइंडिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ असेट्स इन ईच ब्लॉक, यानी सबसे पहले हमें गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में हास लगाने के बाद प्रत्येक समूह में संपत्तियों का अपलिखित मूल्य क्या था ये देखना है। फिर सेकेंड स्टेप में गत वर्ष में खरीदी गई संपत्तियों को संबंधित समूह में जोड़ना। ऐड एसेट्स परचेज इन ईच ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी यदि गत वर्ष में कोई संपत्तियां खरीदी गई हैं तो खरीदी गई संपत्तियों को इस रिटर्न डाउन वैल्यू में हमें ऐड करना है, और अगर बेच दी गई हैं तो बेची गई संपत्तियों को उसमें से घटाना है। यानी संपत्तियों का क्रय विक्रय गत वर्ष में कभी भी हुआ हो तो सबसे पहले रिटर्न डाउन वैल्यू याद करेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू में हमें गत वर्ष में जो संपत्तियां खरीदी गई हैं उनको जोड़ना है और जो संपत्तियां बेच दी गई हैं उनको घटाना है। थर्ड स्टेप में गत वर्ष में खरीदी गई संपत्तियों को समूह में तभी जोड़ा जाएगा जब उनका गत वर्ष में व्यवसाय में प्रयोग प्रारंभ हो जाए। असेस्ड परचेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर विल बी एडेड ओनली इफ़ इट इज़ यूज्ड इन बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी गत वर्ष में संपत्ति खरीद ली गई मान लीजिए, लेकिन अगर उसको व्यवसाय के काम में नहीं लिया गया है तो हमें उसको ऐड नहीं करना है। हम उसे तभी ऐड करेंगे जबकि उस संपत्ति को व्यवसाय के काम में गत वर्ष में लेना चालू कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप है गत वर्ष में बेची गई संपत्तियों को संबंधित समूह में से घटाना। सब्सट्रैक्ट एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ रिलेवेंट ब्लॉक, यानी यदि किसी समूह की पूरी संपत्तियां या संपत्तियों का कोई भाग गत वर्ष में बेच दिया गया है तो संपत्ति के विक्रय मूल्य को संपत्तियों के प्रारंभिक शेष और खरीदी गई संपत्तियों के योग में से हमें घटाना है। यानी रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस हम जो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर या असेस्ड परचेज ड्यूरिंग द ईयर दोनों को ऐड कर रहे हैं, उसमें से फिर जो संपत्तियां गत वर्ष में बेची गई हैं उनको घटाया जाएगा, उनका विक्रय मूल्य को हम घटाएंगे। तो जब घटाया जाएगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से घटाना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि समूह की समस्त संपत्तियों का विक्रय, यानी यदि गत वर्ष में उस ब्लॉक की सारी संपत्तियों को अगर बेच दिया जाता है तो डेप्रिसिएशन की कोई छूट नहीं मिलेगी, और बेची गई संपत्तियों का मूल्य समूह की कुल संपत्तियों यानी संपत्तियों के प्रारंभिक मूल्य और खरीदी गई संपत्तियों का योग जो है उसके मूल्य में से घटाने पर या तो नेगेटिव बैलेंस बचेगा या पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। यदि ऋणात्मक शेष राशि रही है तो ऋणात्मक शेष राशि को अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। यानी रिटर्न ऑन वैल्यू एंड एडिशन ड्यूरिंग द ईयर दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, और जो संपत्ति बेची गई इस ब्लॉक की सभी संपत्तियों को बेच दिया गया है तो विक्रय मूल्य घटाएंगे तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है और संपत्तियों का प्रारंभिक मूल्य में वह खरीदी गई संपत्तियों का योग इनका टोटल कम है तो नेगेटिव बैलेंस बच रहा है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब है वो अल्पकालीन पूंजी लाभ है। और यदि पॉजिटिव राशि बच रही है, धनात्मक राशि शेष रह रही है, तो इसका मतलब ब्लॉक ऑफ असेट्स का जो रिटर्न ऑन वैल्यू और खरीदी गई संपत्तियों का योग है वो ज़्यादा है और जो संपत्तियां सारी बेची गई हैं उसका विक्रय मूल्य कम है। तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव बैलेंस बचेगा और वो अल्पकालीन पूंजी हानि माना जाएगा। ये तो रहा कि समूह की सारी संपत्तियों का बेच दिया गया। अब हम बात करते हैं कि समूह की कुछ संपत्तियों को ही अगर गत वर्ष में बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो इसमें यह होगा कि गत वर्ष में कुछ संपत्तियां बेच दी गई और कुछ संपत्तियां व्यवसाय में ही काम में आ रही हैं। तो इस संबंध में बेची गई संपत्तियों से प्राप्त राशि को समूह की कुल संपत्तियां यानी संपत्तियों का प्रारंभिक मूल्य और गत वर्ष में खरीदी एवं व्यवसाय के काम में ले जाने वाली संपत्तियों का जो लागत है उन दोनों का योग, ये कहलाता है कुल संपत्तियां। तो के मूल्य में से घटाने पर तीन स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति है ऋणात्मक राशि शेष रहे, यदि बेची गई संपत्तियों से प्राप्त राशि को समूह की कुल संपत्तियों के मूल्य में से घटाने पर अगर नेगेटिव बैलेंस बच रहा है तो गत वर्ष में हास की कोई कटौती नहीं मिलेगी, और जो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है वो राशि अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा और
पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। अब हम बात करें, अगर धनात्मक राशि शेष रहती है तो ऐसी स्थिति में यदि समूह की कुल संपत्तियों के मूल्य में से बेची गई संपत्तियों से प्राप्त राशि को घटाने के बाद पॉजिटिव बैलेंस रह रहा है, तो इसका मतलब है कि यदि गत वर्ष में किसी विशेष समूह में कोई भी संपत्ति न खरीदी गई हो तो पूरी धनात्मक शेष राशि पर ही निर्धारित दर से डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी। और यदि शेष धनात्मक राशि गत वर्ष में क्रय की गई संपत्तियों के क्रय मूल्य से अधिक है तो गत वर्ष में क्रय की गई संपत्तियों के लिए हमें ये देखना होगा कि गत वर्ष में क्रय की गई संपत्ति का व्यवसाय में प्रयोग 180 दिन या उससे अधिक हुआ है या नहीं हुआ, 180 दिन से कम हुआ है। और यदि संपत्ति का प्रयोग 180 दिन या अधिक के लिए हुआ है तो पूरे पॉजिटिव बैलेंस पर हम निर्धारित दर से जो भी डेप्रिसिएशन बनेगा उसकी कटौती देंगे। और यदि गत वर्ष में खरीदी गई संपत्ति का प्रयोग 180 दिन से कम समय के लिए हुआ है तो ऐसी संपत्ति का केवल आधा हास ही स्वीकार किया जाएगा, आधी रेट से ही डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी और इसके पश्चात शेष रही धनात्मक राशि पर पूरी दर से डेप्रिसिएशन की कटौती मिलेगी। और सी पॉइंट है कि यदि धनात्मक राशि गत वर्ष में खरीदी गई संपत्तियों के खरीद मूल्य से कम हो तो यह माना जाएगा कि गत वर्ष में क्रय की गई संपत्तियों का एक भाग गत वर्ष में ही बेच दिया गया है। और यदि गत वर्ष में खरीदी गई संपत्तियों में से कुछ संपत्तियों का प्रयोग 180 दिन या अधिक के लिए हुआ है एवं कुछ संपत्तियों का प्रयोग 180 दिन से कम के लिए हुआ है तो ऐसी स्थिति में सूचना के अभाव में हम फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को काम में लेते हुए इस आगे की कार्रवाई करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले संपत्ति खरीदी गई उसको पहले बेच दिया गया अपनाया जाएगा, चाहे करदाता को उससे लाभ हो या हानि। अब शॉर्ट में हम ये बताएं कि किसी भी समूह की संपत्तियों के लिए डेप्रिसिएशन हास की कटौती तभी मिलेगी जब समूह में क्रय विक्रय के बाद धनात्मक शेष हो या समूह की संपूर्ण संपत्तियों का विक्रय न किया गया हो, अर्थात कुछ संपत्तियां भौतिक रूप से मौजूद हों। अब क्रय की गई हास की कटौती ज्ञात करने के लिए गत वर्ष में क्रय एवं विक्रय की गई संपत्तियों के संबंध में कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्रय की गई संपत्तियों के संबंध में गत वर्ष में खरीदी गई संपत्तियों के लिए यह हमें जानना आवश्यक है कि ऐसी संपत्ति का प्रयोग गत वर्ष में ही प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ, और यदि हुआ तो कब हुआ, और चाहे वो निष्क्रिय प्रयोग ही क्यों ना हो, यानी व्यवसाय में उसको कब काम में लिया गया। दूसरी बात, यदि संपत्ति गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में क्रय की गई हो और गत वर्ष में पहली बार प्रयोग में आई हो तो गत वर्ष में पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन यानी हास की कटौती मिलेगी। यानी हमें ये ध्यान उस समय नहीं रखना है कि संपत्ति का प्रयोग गत वर्ष में कब से हुआ। ये ध्यान हमें तभी रखना है जबकि गत वर्ष में ही खरीदी गई और गत वर्ष में ही उसको व्यवसाय के काम में लिया गया। अगर गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में खरीदी गई है और गत वर्ष में पहली बार काम में ली जा रही है तो फिर हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि इसको कब व्यवसाय के काम में लिया जाना चालू किया गया। थर्ड है, यदि व्यवसाय में पहले से ही कोई संपत्ति किराए पर ली गई थी और बाद में उसे खरीद लिया जाए तो डेप्रिसिएशन के उद्देश्य से 180 दिन की गणना हम उस दिन से करेंगे जिस दिन उसे खरीदा गया है। अब नेक्स्ट आता है विक्रय की गई संपत्ति के संबंध में। गत वर्ष में विक्रय की गई संपत्ति के संबंध में हमें ये जानना आवश्यक है कि गत वर्ष में संबंधित समूह की सारी संपत्तियों को बेच दिया गया है या आंशिक संपत्तियों को बेचा गया, पहली बात। दूसरी बात, बेची गई संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को घटाने के बाद समूह में शेष राशि धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, और अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब कुछ संपत्तियों का पर उन धनात्मक शेष पर हमें जो भी है ब्लॉक पूरी बेच दी गई हैं तो क्या करना है, अगर सारी संपत्तियों को नहीं बेचा गया तो क्या करना है, ये शेष को लेते हुए ध्यान में रखना है। और यदि बेची गई संपत्ति का अलग से अप्लिखित मूल्य दिया हुआ हो एवं संपत्ति का विक्रय अप्लिखित मूल्य से अधिक अथवा कम पर हुआ हो तो बेची गई संपत्ति पर अलग से लाभ या हानि की गणना नहीं की जाएगी, क्योंकि किसी भी संपत्ति को एक समूह में सम्मिलित करने के बाद अलग अलग संपत्ति के अप्लिखित मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता। अब है समूह के लिए निर्धारित दर से हास की गणना कैसे करनी है। यानी ये सारे समायोजन करने के बाद वर्ष के अंत में शेष रही संपत्तियों पर उस समूह में जो भी निर्धारित दर है उस निर्धारित दर के आधार पर मूल्यह्रास की गणना करेंगे। तो यदि कोई संपत्ति प्रचलन से हटा दी गई हो, बेच दी गई हो, नष्ट हो गई हो या चोरी चली गई हो तो ऐसी स्थिति में संपत्ति के
मूल्य को समूह की कुल राशि में से घटा देंगे और इस प्रकार की संपत्तियों पर कोई डेप्रिसिएशन की कटौती नहीं मिलेगी। अब एक सवाल है कि श्री सुरेंद्र दुबे के पास गत वर्ष 19-20 के प्रारंभ में सामान्य दर से स्वीकृत हास वाले समूह में 2 लाख रुपए की मशीनें थी। उन्होंने 15 अगस्त 2019 को 1,20,000 की मशीनें और खरीदी, जिसमें से 40,000 रुपये की मशीनें 16 अगस्त 2019 से व्यवसाय में प्रयुक्त की गई और शेष मशीनें 5 अक्टूबर 2019 से व्यवसाय में प्रयुक्त की गई। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में उनके लिए स्वीकृत हास की राशि ज्ञात कीजिए। पहली स्थिति है कि यदि करदाता ने सभी मशीनें 1 फरवरी 2020 को 3 लाख रुपये में बेच दी। दूसरा है यदि करदाता ने 1 दिसंबर 2019 को पुरानी मशीनें 4 लाख रुपये में बेच दी हों। तीसरा है यदि करदाता ने 1 जुलाई 2019 को सभी मशीनें 1,50,000 रुपये में बेच दी हों। नेक्स्ट है यदि करदाता ने 1 सितंबर 2019 को सभी पुरानी मशीनें 2,20,000 रुपये में बेच दी हों। और नेक्स्ट है यदि करदाता ने 1 दिसंबर 2019 को सभी पुरानी मशीनें 3 लाख रुपये में बेच दी। तो यदि नई खरीदी गई मशीनों पर नियमानुसार अतिरिक्त हास की कटौती मिल सकती हो तो अतिरिक्त हास की कटौती की ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखनी है कि रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है। तो देखिए ओपनिंग है, रिटर्न डाउन 2 लाख रुपए है और 1,20,000 रुपये की और ख़रीदी है। तो 2 लाख रुपये रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस 1,20,000 वाला के 3,20,000 रुपये की इस ब्लॉक ऑफ असेट्स का टोटल है। पहली दशा में यदि सभी संपत्तियों को उसने 3 लाख रुपए में बेच दिया है तो सामान्य दर से स्वीकृत होने वाले समूह की सभी संपत्तियां अगर बेच दी गई हैं तो गत वर्ष में कोई हास की कटौती नहीं मिलेगी, क्योंकि बैलेंस तो 3,20,000 हो गया। 3,20,000 में से हम सेल कंसिडरेशन 3 लाख इसका हटा देंगे तो 20,000 पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है और ये पॉजिटिव बैलेंस जो है वो एक तरीके से लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। दूसरी स्थिति है कि इफ़ असेसी सोल्ड ओल्ड मशीन्स एज ऑन 1 दिसंबर 2019 फॉर ₹4 लाख, 4 लाख रुपए में पुरानी मशीनें बेच दी। तो दूसरी दशा में करदाता के पास गत वर्ष के प्रारंभ में 2 लाख की मशीनें थी और गत वर्ष में 1,20,000 की और ख़रीदी। तो सामान्य दर से हास स्वीकृत करने के लिए कितने की हो गई मशीनें? 3,20,000 की, और पुरानी मशीनों को 4 लाख रुपए में बेच दिया गया है। तो बेच दिया गया है तो इस स्थिति में 3,20,000 में से हम 4 लाख को घटाएंगे तो नेगेटिव बैलेंस, यानी समूह में कोई भी पॉजिटिव बैलेंस शेष नहीं रहा है, इसलिए कोई भी डेप्रिसिएशन की छूट नहीं मिलेगी। तीसरी में है कि अगर पुरानी मशीनों को 1 जुलाई 2019 को 1,50,000 रुपये में बेच दिया जाए तो तीसरी दशा में कुल मशीनें 3,20,000 की हैं और कुछ मशीनें 1.5 लाख रुपये में बेच दी हैं। तो 3,20,000 में से हम 1.5 लाख घटाएंगे तो 1,70,000 पॉजिटिव बैलेंस बच गया है, तो इस पर डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी। अब इसमें से ये माना जाएगा कि 1,20,000 की मशीनें जो हैं वो नई मशीनें हैं और बाकी मशीनें 70,000 रुपये की पुरानी मशीनें हैं। तो नई मशीनों में से 40,000 रुपये की मशीन जो कि व्यवसाय में 16 अगस्त से काम में ली जा रही है, ये तो 180 दिन से अधिक काम में आ गई, इस पर जो भी प्रेस्क्राइब्ड रेट है उस पर 100% की रेट से डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी और काम आ गई तो पूरी दर से। और बाकी जो बची नई मशीनों में से 1,20,000 में से 40,000 की तो 180 दिन से ज़्यादा काम आ गई, इसलिए पूरी दर से हास मिलेगा। और बाकी जो बची 80,000 ये 180 दिन से कम समय के लिए काम में आई है, तो इस पर जो भी डेप्रिसिएशन की रेट है उसकी आधी रेट से डेप्रिसिएशन की कटौती मिलेगी। तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में से जो बचा हुआ है 1,70,000 था, उसमें 50,000 रुपये का तो मान रहे हैं कि पुराना है, तो 50,000 पर 15% की रेट से पूरे साल का डेप्रिसिएशन 7,500 आ जाएगा। और 40,000 का पर भी फुल रेट से डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी, क्योंकि 180 दिन से ज़्यादा समय के लिए उसको काम में लिया गया, तो 6,000 ये आ गया। और जो 80,000 की मशीनें बची उन पर आधी रेट से डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी, क्योंकि 180 दिन से कम समय के लिए उनको काम में लिया गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन 1,70,000 पर हो जाएगा 19,500। अब फोर्थ कंडीशन है कि यदि करदाता ने 1 सितंबर 2019 को 2,20,000 रुपये में मशीन बेच दी, कुछ मशीनें बेच दी हैं, तो चौथी स्थिति में समूह की कुल 3,20,000 रुपये की मशीनों में से
कुछ मशीनें 2,20,000 रुपये में बेच दी गई हैं, इसलिए नई मशीनों की लागत की कुल शेष राशि 1,00,000 रुपये के बराबर मानी गई। अब ऐसी स्थिति में प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि को उपयोग में लिया जाएगा और करदाता द्वारा खरीदी गई मशीनों में से 40,000 रुपये की जो 180 दिन से ज़्यादा समय के लिए काम में ली गई थी, हम ये मानेंगे कि उसी में से इसको बेचा गया है। तो 40,000 में से 20,000 घटा देंगे तो 20,000 पर तो पूरी दर से डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी और 80,000 रुपये पर आधी दर से डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी। और इस तरीके से 20,000 पर 15% और 80,000 पर 15% की दर से आधा इसका मिलाकर हो गया 9,000 रुपये डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी। अब पांचवी परिस्थिति है कि पुरानी मशीनों को 3,00,000 रुपये में बेच दिया गया। तो 3,20,000 रुपये की मशीनों में से कुछ मशीनें 3,00,000 में बेच दी गई। तो नई मशीनों की लागत कुल की शेष राशि 20,000 रुपये के बराबर मानी जाएगी। अब करदाता द्वारा खरीदी गई मशीनों में से 40,000 तो पूरी दर से और 80,000 आधी दर से डेप्रिसिएशन मिलने वाली थी। अब फीफो मेथड के आधार पर हम मानेंगे कि जो 20,000 रुपये की बची हैं वो मशीनें बाद वाली मशीनों में से जो 80,000 रुपये है जिन पर आधी दर से डेप्रिसिएशन की छूट मिलनी थी उसमें से बची हुई हैं। तो 20,000 पर 15% की रेट से आधे 15% का आधी दर से तो 1,500 रुपये डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी। अब अतिरिक्त हास की कटौती देखें तो परिस्थिति 1 को छोड़कर अतिरिक्त हास की कटौती नई मशीनें जो खरीदी गई उनकी कुल लागत पर दी जाएगी। अब अतिरिक्त हास की कटौती ज्ञात करने के लिए हमें देखना है कि 40,000 की मशीनें तो 180 दिन से अधिक समय के लिए काम में आई, इसलिए उस पर 20% की रेट से अतिरिक्त हास की छूट मिलेगी। और 80,000 रुपये की जो मशीनें हैं वो 180 दिन से कम समय के लिए काम में आई, तो जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है उसका 50% के बराबर ही छूट मिलेगी। तो 80,000 का 10% की रेट से और 40,000 रुपये 20% की रेट से डेप्रिसिएशन की छूट की गणना हम करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5.5 निम्न सूचनाओं से स्वीकार्य हास की राशि व पूंजी लाभ की गणना कीजिए। 10% हास वाले फर्नीचर का 1/4/2019 को अप्लिकेट मूल्य 3,00,000 रुपये है। फर्नीचर जो 1999-2000 में 1,50,000 रुपये की लागत से खरीदा गया था, जिसका अप्लिकेट मूल्य 1/4/2019 को 1,08,000 रुपये था, जो उक्त में शामिल है 1,80,000 रुपये में बेच दिया गया। अब हमें डेप्रिसिएशन की गणना करनी है और पूंजी लाभ की गणना। तो कंप्यूटेशन ऑफ अलाउबल डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2019 3,00,000 रुपये का है। इसमें हम करेंगे लेस सेल वैल्यू ऑफ फर्नीचर। सेल वैल्यू ऑफ फर्नीचर है 1,80,000। तो बैलेंस इन ब्लॉक हो गया 1,20,000 रुपये का पॉजिटिव बैलेंस है। अब इस पॉजिटिव बैलेंस पर डेप्रिसिएशन की जो दर है वो डेप्रिसिएशन की दर फर्नीचर पर है 10%। तो 1,20,000 पर डेप्रिसिएशन हो गया 12,000 और रिटर्न ऑन वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन हो गया 1,09,000। अब इस पर कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, यानी इसमें पूंजी लाभ नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें संपत्तियों के समूह पर मूल्यह्रास की गणना करनी है।